Hello, my dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. My name is संजीव कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखेंगे ग्रेविटेशन क्लास 9। इस पे हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग जो पहला टॉपिक देखेंगे दैट इज क्या है, न्यूटन्स न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स, ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर मास है, हैविंग मासेज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, द फोर्स बिटवीन टू मासेस, लेट अस कंसीडर मास m1 एंड m2। ये यहाँ पर एक मास m1 है और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा मास यहाँ पर क्या है, m2 है। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, r डिस्टेंस पे रखे हैं। तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके बीच में एक फोर्स अप्लाइड होगा और ये फोर्स फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी जो दोनों फोर्सेज हैं इन पे जो फोर्स अप्लाइड करेगा, ये वाला इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा और ये इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा, और ये इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसने बताया, ये बताया आपको न्यूटन साहब ने बताया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ क्या होगा, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू masses is directly proportional to two masses and inversely proportional to square of the distance between two masses। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो इनका स्टेटमेंट है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अगर इनको ऐड किया जाएगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r स्क्वायर। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फोर्स है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे m1 where m1 m2 is equal to mass, r distance between two masses, two
masses and capital G universal gravitational constant। ठीक है, तो कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी डज नॉट चेंज एट एनी प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी की वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी कांस्टेंट होगा, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितना होती है बेटा? यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब इसकी यूनिट इसकी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी जो है यूनिट कैसे फाइंड करेंगे ये देखें। ठीक है, द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी यहां से लिखेंगे, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की यूनिट कैसे फाइंड किया जाएगा ये देखेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे क्या है? एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर बाई 1। तो एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2, यानी कैपिटल जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कैपिटल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू यूनिट ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी इंटू केजी, यानी न्यूटन इंटू मीटर इंटू केजी -2। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इट इज क्लियर? ठीक है, तो दिस इज नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, ये क्या होगा? जो फोर्स का नेचर क्या होगा? ठीक है, एनी टू ऑब्जेक्ट है जिसमें मासेज हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड होगा। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। टू ऑब्जेक्ट हैविंग masses m1 and m2 are separated by distance r। ठीक है, if distance between both masses
increase 4 times, find the new force between two masses। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोई टू ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट ये है, मास m1 एंड m2, और डिस्टेंस क्या है इसके बीच की, r है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर यहां से देखा जाए तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू 4r। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर डैश। ठीक है, तो एफ डैश इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई, यहाँ लिख दीजिए 4r का होल स्क्वायर। एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल जी m1 m2 बाई 16r स्क्वायर। ठीक है, 16r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, यानी लिख सकते हैं आप एफ डैश इक्वल टू एफ बाई 16। ठीक है, एफ बाई 16। तो जो न्यू फोर्स है, जो फर्स्ट फोर्स है, उसका कितना हो जाएगा, ठीक है, एफ बाई 16 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहां से देखिए, यहाँ पे मासेस गिवन नहीं है, न m1 की वैल्यू न m2 की वैल्यू, ये गिवन नहीं है, लेकिन एक उसके एक पैरामीटर्स को वेरिएबल करके भी न्यूमेरिकल फोर्स को पूछ सकते हैं। तो आप देखिए, अगर इसमें क्या चेंज है, डिस्टेंस चेंज है, तो हम फार्मूले में क्या चेंज करेंगे, केवल डिस्टेंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या, एम एम कोई चेंज नहीं है, तो एम और एम में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे फार्मूले में पुट कर देंगे। इसके बाद क्या है कि ये वैल्यू इसके यहाँ पे इक्वल रख देंगे, तो आपको पता चलेगा कितना न्यू फोर्स है। यानी आप ये भी देख सकते हो कि अगर एफ जो फर्स्ट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 16 टाइम ऑफ। ठीक है, यानी उनके जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो उसका कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ग्रेविटी। व्हाट इज द ग्रेविटी। ठीक, द फोर्स ऑफ attraction on any masses applied by earth is masses applied by earth is known as
ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटी यानी अगर यहाँ पे अर्थ और इस अर्थ से कोई भी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा अर्थ के लिए इस पर, इस मास पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे आप, ग्रेविटी, यानी F इक्वल टू mg। इट इज क्लियर। तो ग्रेविटी क्या है, एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसमें मास m है, उस पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करती है अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी मीन्स क्या होगा कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको, और उस ऑब्जेक्ट को फोर्स, जो अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ है, इसको इससे छोड़ेंगे तो आप क्या है, ये ऑब्जेक्ट डाउन का हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अर्थ इसलिए क्योंकि अर्थ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास है तो उस पर अपने सेंटर की तरफ एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है उसी पुलिंग फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी। इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है बेटा, ये देखना है कि क्या रिलेशन है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अर्थ, ये हमारी क्या है, अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास एम, और ये यहाँ इसके सरफेस पे, ठीक है, या यहाँ से किसी हाइट पर एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास एम है। ठीक है, उसका मास क्या है, एम है। ठीक है, या इसको अर्थ सरफेस पे ही ले लीजिए, पहले इन जनरल हम लोग देख रहे हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस पे एक कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है, इसकी रेडियस क्या है, आर, इसका मास एम, और हमारे अर्थ का मास एम ई। यानी इस ऑब्जेक्ट और ये अर्थ, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज क्या होगा, आर ई हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल जी एम ई एम बाई डिस्टेंस कितना है, आर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होगा F इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन कर दीजिए इक्वल। तो यहां से क्या होगा बेटा, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ए एम बाई आर ए स्क्वायर, एम एम से कैंसिल। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या है कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, अब ये यहां पर देखिए जी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ई स्क्वायर। यानी जो ये ग्रेविटी है ये क्या है, इस रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जहां पर इसकी रेडियस ज्यादा होगी वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जहां पे रेडियस इसकी स्मॉल होगी वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए, ठीक है, अगर हमारी अर्थ की बात करते हैं यहां से, ये हमारी अगर अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और ये है आपका पोल, ये है क्या है, इक्वेटोरियल, और ये है पोल। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे, इस पे देखेंगे, तो यहाँ पर रेडियस क्या है, ज्यादा है, और इस पे पोल पर रेडियस क्या है, स्मॉल। तो यानी क्या हो गया, इस पॉइंट पर, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है, आर की वैल्यू ज्यादा है, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। अगर हम यहाँ पोल पर देखेंगे तो आर की वैल्यू क्या है, लेस है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा है। बातें समझ में आ गया, ठीक है। यानी यहां से देख सकते हो, ठीक है, कि आर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, आर की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम होगी, और देखिए इक्वेटोरियल पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अगर आर की वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम पोल पे देखेंगे तो आर की वैल्यू क्या, आर ई की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो अगर आर ई की वैल्यू क्या है, कम है, तो यानी वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट इज क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अब स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये देखेंगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू, देखिए, कैपिटल जी 6.67 10 टू द पावर -11, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हम लोग लिखेंगे, तो ये, जस्ट 1 मिनट, 6 × 10 टू द पावर बाई 6.4 इंटू 10 टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू है ये, ठीक है, जी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे क्या, कैपिटल जी 6.67 टेन पावर -11, और मास की वैल्यू 6 × 10 पावर 24, और रेडियस, ठीक है, 6.4 10 पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू देखिए, कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, लेकिन अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर, ठीक।
अब देखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट मून। अब हम मून पर कैलकुलेशन करेंगे कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो जी एम इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ मून स्क्वायर, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे आप। और अगर वैल्यू रखते हैं इनका 6.67 10⁻⁻11, ठीक। और मास ऑफ मून का होता है बेटा 7.3 इंटू 10⁻22 बाई रेडियस होता है 1.74 इंटू 10⁻6, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगी बेटा वो हो जाएगा आपका 9.6 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 पॉइंट बाई आपको क्या लिखना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू किसकी है, स्मॉल जी की, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हो, जी एम इक्वल टू जी ऑफ अर्थ बाई, ठीक है। तो हमारी अर्थ पे जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी अर्थ पे, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आता है 1.6 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जी की वैल्यू, ठीक है, जी की वैल्यू इसका होता है 1.6। और इसके बाद क्या है कि अगर हम बात करते हैं किसका, अर्थ का, अर्थ की ग्रेविटी का, तो 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये कैलकुलेशन इसके क्या है, इक्वल है। यानी हमारा जो मून की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी का कितना होता है बेटा, 1/6। इट इज क्लियर, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितना है, इट इज क्लियर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहां से बेटा, देखते हैं हम लोग मास, ठीक है, मास। तो मास क्या हो गया, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ, ठीक है। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एम, इट्स यूनिट इज केजी एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, फिजिकल इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल, ठीक है।
तो फिजिकल बैलेंस इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, मास एम से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट केजी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसको फिजिकल बैलेंस से क्या करते हैं, मेजर किया जाता है। ठीक है, एक दूसरी यूनिट हम लोग इसमें देखते हैं बेटा, दैट इज क्या है, वेट। वेट, ठीक। अच्छा, मास क्या है, कांस्टेंट है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे हमारी अर्थ पे है या मून पे, कहीं पे ले जाओगे तो अगर यहाँ 100 kg है तो वहां पर भी क्या होगा, 100 kg ही होगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, वेट। वेट देखते हैं क्या है बेटा, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। ठीक है, यानी वेट क्या है, वेट फोर्स है, जिस फोर्स से कोई किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, यानी वेट फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड है, डिपेंड है जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग फोर्स देखेंगे उसके मास पर डिपेंड है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ इसके क्या होगी, डायरेक्शन हो। ठीक है, तो अगर हम देखें वेट को देखते हैं यहाँ पर, तो ये मास और जी पे डिपेंड है, दो चीजों पे डिपेंड है। वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी, तो ये अगर मास चेंज होगा तब भी वेट चेंज होगा, एंड अगर जी की वैल्यू चेंज है तब भी जो है कि वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मास में, मास जो है कि कांस्टेंट है। ठीक है, वो किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, ये तो हमारे अर्थ सरफेस पे हो गया, अगर हम बात करते हैं वेट, वेट ऑफ, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट मून सरफेस, तो मून सरफेस पे क्या वेट होगा। ठीक है, यहां से देखें आप, W इक्वल टू एम इंटू जी, तो वेट ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अर्थ बाई 6, यानी जो हमारी अर्थ पर जो वेट है उसका मून पर क्या हो जाएगा, उसका 1/6 टाइम हो जाएगा, लेकिन उसके मास में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां देखिए नोट में, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम वन
place to other place, weight change due to change स्मॉल जी। तो स्मॉल जी में चेंज होने की वजह से वेट उसका चेंज होगा, लेकिन उसके मास में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये बातें समझ में आएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। An object having mass 60 kg, ठीक है, having mass 60 kg, find weight force at earth, और दूसरा क्या होगा, एट मून सरफेस। ठीक है, आल्सो फाइंड मास एट मून सरफेस। ठीक है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 केजी, 60 केजी, इसके लिए हमें अर्थ पर कितना वेट होगा ये बताना है, मून पर कितना उसका वेट होगा उसको बताना है, और ये भी बताना है कि मून पे इसके मास में क्या चेंजमेंट होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। तो यहां से देखते हैं, एट अर्थ सरफेस के लिए मास 60 केजी, वेट इक्वल टू क्या होगा बेटा, mg, m 60 और g की वैल्यू 9.8। ठीक है, यानी w इक्वल टू 0, 48 और 0 और 48 4 कैरी पॉइंट, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन, ये कितना हो गया फोर्स, ये हमारी अर्थ सरफेस पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एट मून सरफेस, एट मून सरफेस, ठीक है, यहां से देखेंगे तो मास 60 केजी। तो अभी हमने बताया लास्ट थ्योरी में कि मास चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट है। तो हमारे अर्थ पे तब भी कितना है 60 केजी, मून पे भी जाएगा तो क्या होगा 60 केजी। ठीक है, अगर हमारी अर्थ पे कोई पर्सन है जिसका मास कितना है 60 केजी, तो मून पे भी जाएगा तब भी कितना रहेगा 60 केजी रहेगा, उसके मास में चेंज नहीं है, हाँ वेट में चेंज होगा। वेट में चेंज क्यों होगा, वेट में इसलिए चेंज होगा क्योंकि वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे
weight at moon equal to weight at earth by 6। ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 9.8 बाई 6। तो 6 को इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 या 9, यानी इतना न्यूटन हो जाएगा। वहां पे इतना उसका वेट होगा, ठीक है। एट मून पर इसका वेट इतना हो जाएगा, लेकिन इसके मास में देखिए यहाँ पर भी मास 60 केजी और यहाँ पर भी मास कितना होगा 60 केजी ही रहेगा, ठीक है। मास में चेंज नहीं है, लेकिन इसमें चेंज होगा उसके वेट में चेंज, बिकॉज वेट इज डिपेंड्स अपॉन मास एंड ग्रेविटी, स्मॉल जी पे डिपेंड करेगा। तो मून पर जी की वैल्यू क्या है चेंज है, इसलिए क्या है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक। तो वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा। सर्कुलर मोशन, when any object moving on a circular path, when any object moving on a circular path is known as is known as सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है बेटा, अगर रोटेट हो रहा है, ये है कैसा है एक सर्किल है सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर O है, रेडियस कितनी है R है, और यहां से ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इस पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सेंटर रेडियस और ये पाथ कैसा है सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को एक देखना है सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। When any object moving on a circular path, a force work towards the center is known as centripetal force। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर अगर रोटेट हो रहा है मूव हो रहा है तो उसके सेंटर पर एक फोर्स वर्क करेगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ऐसे है, ये है ये इसका पाथ है, ठीक। तो इसके सेंटर पर ये मास m है, ये इसकी डिफरेंट पोजीशन है, तो इसके सेंटर पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हो जाएगा क्या होगा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, अ फोर्स वर्क टुवर्ड सेंटर of the
circular path that is known as centripetal फोर्स। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोला जाता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से डिनोट करते हैं और ये होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ठीक है, यहाँ एम क्या हो जाएगा बेटा? मास, वी स्पीड या वेलोसिटी, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस। ठीक है, तो जिस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाइड होगा और उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इट इज जनरेटेड बाय एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा न्यू टॉपिक, थ्रस्ट। व्हाट इज द थ्रस्ट? ठीक, thrust is the force acting perpendicular to the surface of a body। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ सरफेस, तो ये जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा तो इस पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक फोर्स अप्लाइड होगा और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। बात समझ आ गया? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी। जो भी ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में होगा उसके परपेंडिकुलर अप्लाइड होने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड है यहाँ पे प्रेशर। ये क्या है बेटा? प्रेशर। प्रेशर इट इज डिफाइंड एज फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो P इक्वल टू यानी प्रेशर थ्रस्ट बाई एरिया। ठीक है, इट्स यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नोन एज पास्कल। पास्कल, और इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इट इज ए, ठीक है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से प्रेशर, तो यहां से देखते हैं हम लोग कि जो प्रेशर है, प्रेशर
P इक्वल टू F/A। तो जो प्रेशर है ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर फोर्स बाई एरिया, यानी जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया, ठीक। तो अगर एरिया की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एरिया की वैल्यू और अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या देखते हैं कि अगर ये एरिया जो है उसको हम लोग अगर क्या करते हैं, डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। तो प्रेशर किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है किस पे, एरिया पर डिपेंड है, यानी एरिया इंक्रीज करके हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, या एरिया डिक्रीज करके प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे नाइफ है। नाइफ का जो है कि एकदम बिल्कुल शार्प होता है, शार्प पे क्या होता है, उसका एरिया बहुत स्मॉल हो जाएगा। अगर स्मॉल एरिया हो जाएगा इसका मतलब प्रेशर बहुत क्या होगा, हाई होगा। थोड़ा से भी प्रेशर अप्लाई करोगे तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बैक की स्ट्रिप हो, या जो है कि ट्रक, बस, ये गाड़ियों के क्या है, जो टायर्स हैं, उनके क्या टायर्स क्या होता है, उनका एरिया क्या होता है, ज्यादा होगा। बिकॉज अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, उनका एरिया अगर ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से, ठीक है, एरिया की वैल्यू अगर इंक्रीज कर देंगे तो उस पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी प्रेशर यानी फोर्स उस पर कम अप्लाई होगा। बात समझ आ गया। तो इसके जो है कि यूजेज, मल्टीपल यूजेज हैं, जिसके थ्रू हम एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करके प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कि बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा फ्लूइड, ठीक। एनी सब्सटेंस anything which can flow, anything which can flow is known as fluid। यानी फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड प्लस गैस। कोई भी थिंग्स है, कोई भी चीज है, या कोई भी सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो क्या उसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टीज है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, लिक्विड, लिक्विड भी फ्लो होता है, और क्या हो जाएगा, गैस, तो गैस भी फ्लो होता है। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, फ्लूइड। बात समझ में आ गया। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रिंसिपल और देखते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है, दैट इज बॉयंसी, ठीक है, या अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब फोर्स
applied by liquid on on above on any object comes in contact of liquid। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के कांटेक्ट में अगर आएगा तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड होता है और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी या अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये लिक्विड है यहाँ पर और यहां से एक ऑब्जेक्ट जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड, ठीक है, ये यहां से लिक्विड, ये लिक्विड इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा और दिस फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स। ठीक है, या अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक, तो अगर लिक्विड है, कोई लिक्विड है, जैसे ही किसके कांटेक्ट में आएगा, इन द कांटेक्ट ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड के कांटेक्ट पे आएगा तो लिक्विड उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, और इसे बोलते हैं बॉयंसी, और इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसको देखा जाएगा। तो यहां से देखिए, एक लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके कांटेक्ट में है। अब जब इसके कांटेक्ट में होगा तो अगर ये मान लीजिए कि ये कंप्लीटली फिलअप है, जैसे ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा पूरा यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक फिलअप, ठीक है, और ये हम लोग एक और भी ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ लिक्विड है, ठीक। जैसे ही हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में ले आते हैं तो इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड होता है, लेकिन जब ये लिक्विड इसके अंदर आएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड
तो अब इसकी वजह से कुछ वाटर यहाँ से वाटर आएगा और उसको यहाँ पे क्या है कि कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस कलेक्टेड वाटर का हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वेट फाइंड करते हैं बेटा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है लिक्विड में जब इमर्ज होगा तो उस लिक्विड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल उस लिक्विड से वाटर क्या आ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक, तो जितना यहां से वाटर इसके बाहर आया, इस वाटर का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, यानी जो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड होगा इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होगा। फिर से समझिए आप कि जैसे ही एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के कांटेक्ट में ले आएंगे आप, तो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितना है ये कैसे पता चलेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन द वाटर, जब वाटर के अंदर उसको इमर्ज करोगे तो उस वाटर से कुछ वाटर क्या हो जाएगा, उस वेसल से कुछ वाटर बाहर आएगा और जितना वाटर बाहर आएगा उसका वेट ही उस पे अप्लाइड अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा। बात समझ में आ गया। ये बताया किसने, आर्किमिडीज ने। तो देखते क्या है यहाँ पर, व्हेन अ बॉडी इज immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। ठीक है, तो अकॉर्डिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, इमर्ज करेंगे फुली और पार्शियली, ठीक है, देन क्या होगा कि उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस पर क्या होगा बेटा, ये फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू जो इससे वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, जो यहाँ से वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उसके वेट के, जो वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा उस वाटर के डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये किसने बताया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने अपने जो कि एक्सपेरिमेंट में बताया। ठीक, अब देखिए यहां से, ये मान लीजिए कि कोई एक मशीन है, वेटिंग मशीन है, इससे वेट करेंगे हम लोग। ठीक, और एक यहां से ठीक है, और एक दूसरा एक वहां से हम लोग रख देते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और इसमें, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ से ये यहां से यहां तक इसके अंदर पूरा कंप्लीट पानी भरा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट मास m इसके कांटेक्ट में हम ले आते हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहां से वाटर यहाँ पर कलेक्ट होगा,
यहाँ से वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा और इसके अंदर आएगा बेटा ये, और वाटर यहाँ से यहाँ बाहर आएगा, ये वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाटर कलेक्ट होगा यहाँ पे, जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है बेटा, इस वाटर का हमको वेट फाइंड करना होगा। इस वाटर का वेट भी क्या हो जाएगा, ये जो वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया, यानी क्या हो गया कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स। तो कितना फोर्स अप्लाइड होगा, जब इस ऑब्जेक्ट को इस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, डेप्थ में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से वहां से वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होगा दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपका अब थ्रस्ट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ये बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये हम लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप इसको जो है कि रिवाइज करें, इसके न्यूमेरिकल लगाएं। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें केवल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ही होंगे। ठीक है, अभी ये हमारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगर ये चीजें, अगर थ्योरी पसंद आई है तो अब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।